तो हेलो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं आज की जो हमारी टॉपिक है वो हमारा है मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th के इस चैप्टर को जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, जेई लेवल तक पढ़ा हुआ है, वो क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। 12th लेवल तक अगर आप पढ़ेंगे तो मेंस के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आपसे, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि लेवल में जेई रखूँ और एडवांस तक ना जाऊँ। पहले जेई तक पढ़िए, बाकी जितने भी थ्योरी होंगे, मेरे दिए गए लेक्चर होंगे, वो एडवांस में भी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आइए मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके पीछे की स्टोरी। अब इसके पीछे की स्टोरी अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? लाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लाइट, तो लाइट एक्चुअली में हम लोग वो बोलते हैं कि जो हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव है। EMW का वह पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वह पार्ट जो हमारी आंखों के लिए क्या होता है? सेंसिटिव होता है, ठीक है। उसी को हम लोग पढ़ते भी हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विबग्योर, ठीक है। विबग्योर कहते हैं, विबग्योर कहते हैं, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। यही जो लाइट्स होते हैं ये हमारे आंखों के लिए सेंसिटिव होते हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा भी करेंगे। तो इसके पीछे की स्टोरी अगर हम स्टार्ट करें तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है दकार्ते से 1637 में। दकार्ते की दी गई थ्योरी को न्यूटन ने अपने ऑप्टिक्स बुक में, ठीक है, इसको पब्लिश किया और उन्होंने बोला कि जो लाइट होता है, लाइट, ठीक है, वह आपका होता है पार्टिकल। इसी को उन्होंने क्या बोला? कर्पस्कुलर बोला, कर्पस्कुलर बोला। और इसी थ्योरी को बोला गया कर्पस्कुलर थ्योरी बोला गया, जो कि आया था लगभग 1675 में, ठीक है। तो ये तो न्यूटन्स की बात हो गई कि लाइट के बारे में वो क्या सोचते थे। साथ में उन्होंने इस थ्योरी के द्वारा रिफ्लेक्शन दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन हालांकि उनमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे और बहुत सारी कमियां भी आ गई, ठीक है। इसलिए आगे चल के, ठीक है, लगभग 100-150 साल बाद, ठीक है, लगभग हम कह सकते हैं 1800 के आसपास, ठीक है, बहुत सारी थ्योरी आई, जैसे कि जिसमें आपका है YDAC आया, डाइफ्रैक्शन आता है, इंटरफेरेंस आया, पोलराइजेशन आया। और ये सभी के सभी जो थ्योरी आई लगभग 1800 में, ये हमें ये मान लेने पे मजबूर कर दी कि जो लाइट होता है वो हमारा वेव नेचर होता है, कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है, ठीक है। ये हमें मानने पे मजबूर कर दी। अब ठीक है, अब हम लोग लाइट को वेव मान चुके थे, क्लियर है। लेकिन ठीक 1905 में एक और तूफान आ गया, एक और तूफान आ गया। अब हमें ये कंफ्यूज करने वाला था। क्या तूफान? ये आ गया कि लाइट 1905 में आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से अब फिर से लाइट को कैसा दिखना शुरू कर दिया गया? पार्टिकल के जैसा। कि लाइट क्या होता है? लाइट का जो बिहेवियर होता है, लाइट का जो नेचर होता है, वो पार्टिकल नेचर होता है। अब हम लोग कंफ्यूज हो गए कि लाइट को क्या माने, वेव माने कि पार्टिकल्स माने, क्या माने, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तब 1905 के आसपास, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं, घुंघराले बालों वाले हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो कि फिजिक्स में उनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एक तरीके से फिजिक्स का गॉड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। न्यूटन्स के बाद अगर कोई फिजिक्स में इतना बड़ा रोल दिया है तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन ही हैं। न्यूटन का भी अपने टाइम में दबदबा हुआ करता था, उसी तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन का भी एक टाइम आया 1905 में। हालांकि इनकी स्टोरी बहुत स्ट्रगल वाली है, तो स्टोरी बाद में हम लोग सुन लेंगे। तो उनका ही कहना था कि चलो भाई झगड़ा वगड़ा छोड़ो, ठीक है, हम क्या करेंगे, लाइट के दोनों बिहेवियर को लेके चलेंगे। कि लाइट के दो बिहेवियर होते हैं, ठीक है। लाइट पार्टिकल नेचर भी होता है, जो लाइट है उसका नेचर पार्टिकल नेचर भी होता है, और लाइट का नेचर वेव नेचर भी होता है। वेव और पार्टिकल दोनों मानना पड़ेगा, ठीक है। तभी चल के इसी को कहा गया डुअलिटी, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। कि लाइट का जो है डुअल नेचर होता है, ठीक है। लाइट के पास दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। समय समय पे, ठीक है, वो पार्टिकल बिहेवियर भी दिखा सकता है और वेव बिहेवियर भी दिखा सकता है, ठीक है। तो इसी स्टोरी को हम लेके आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में थोड़ा सा बात करते हैं
ठीक है, कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो है क्या। ठीक है, तो उससे पहले हम लाइट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे जिससे कि आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, तब जाके आपको थोड़ा सा जेई लेवल के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो अगर हम पहले मान के चले कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, तो लाइट के पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। कि जो लाइट का पार्टिकल है वही हमारा कौन है, फोटोन। ठीक है, फोटोन क्या होता है, एक पार्टिकल है जिसके पास एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसलिए हम लोग फोटोन को क्या कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसके पास एनर्जी का पैकेट है, जहां गिरेगा फूटेगा एनर्जी वहां पे रिलीज होगा। क्लियर है, तो लाइट एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसी को हम लोग क्वांटा भी कहते हैं, इसी को क्वांटा पार्टिकल भी कहते हैं, क्वांटा। ठीक है, मतलब फोटोन, समझे कि नहीं। तो ये है हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में सबसे पहले बात क्या की है कि लाइट का अगर पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल कौन है, तो पार्टिकल्स को कहा गया फोटोन। ठीक है, इसी फोटोन्स के बारे में अगर हम आगे चर्चा करें तो फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, और इसके पास एनर्जी कितनी होती है, तो E = h न्यू होता है। E = h न्यू, जहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 या 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, इसी को चाहो तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हो, हालांकि इसे याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका पेपर बनता है तो पेपर के ऊपर ही सभी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई होती है, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो याद भी कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। ठीक है, साथ में दूसरी बात करेंगे। ठीक है, कि जो फोटोन है वो है तो लाइट से ही निकला। इसका मतलब क्या है, फोटोन क्रिएटेड बाय लाइट। फोटोन क्रिएट भी हो सकता है, किसके द्वारा क्रिएट हो रहा है, सन के द्वारा, बल्ब के द्वारा, इनके द्वारा क्रिएट भी हो रहा है। और साथ में ये फोटोन जब किसी मेटल पे गिरते हैं, किसी मेटल बॉडी पे गिरते हैं, तो मेटल के द्वारा एब्जॉर्ब भी होते हैं। इसका मतलब कि जो आपका फोटोन है वो क्रिएट भी हो सकता है और किसी के द्वारा एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो अगर एब्जॉर्ब हो गया तो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो मतलब हम बात कर सकते हैं कि जो फोटोन है वो क्रिएट भी हो सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। क्लियर है, हम ये बोल सकते हैं। तो जहाँ पे हम ये बोलेंगे तो वहीं पे एक दूसरी लाइन आके खड़ी हो जाएगी, क्या, कि फोटोन इज नॉट कंजर्व। फोटोन इज नॉट कंजर्व, ये फोटोन जो है वो कंजर्व नहीं होते हैं। ठीक है, फोटोन कंजर्व नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ी सुनने में आपको नया ये चीज लगेगा, लेकिन यही सत्य है। क्लियर है, जबकि हम चार्ज के बारे में कहते हैं कि चार्ज जो है आपका neither be created nor be destroyed, it can only transform one form to another, लेकिन यहाँ पे फोटॉन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, लेकिन यह क्रिएट भी होता है और एब्जॉर्ब मतलब डिस्ट्रॉय भी होता है। क्लियर है, तो क्रिएट हो रहा है बल्ब के द्वारा, सन के द्वारा, एब्जॉर्ब हो रहा है किसी मेटल के द्वारा। ठीक है, तो हम जाके कह सकते कि फोटोन भी कंजर्व नहीं हो सकता। क्लियर है, फोटोन कंजर्व नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी कहीं लॉस हो जाएगी। ठीक है, हालांकि ये एक अलग थ्योरी है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा नया लगेगा, तो थोड़ा बहुत घबराहट लगेगा, ये क्या सर बता रहे हैं। ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहिए। साथ में फोटॉन्स के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। फोटोन के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, वैलिड हो सकता है। क्लियर है, वो हम आगे देखेंगे कैसे वैलिड होता है। ठीक है, साथ में इस फोटोन के बारे में पढ़ते हैं कि फोटोन की स्पीड क्या होती है। तो फोटोन की स्पीड लाइट की स्पीड होती है, जो कि होती है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है कुछ फोटॉन्स की कहानी जो मैंने आपको सुनाया। साथ में ये भी आप पढ़ते हो कि फोटोन का अपना रेस्ट मास क्या होता है। तो फोटोन का अपना रेस्ट मास 0 होता है। और एक पॉइंट और इस पे और चर्चा करेंगे कि फोटोन एक्चुअली में क्या है, चार्ज पार्टिकल है? नहीं,
फोटोन क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है। फोटोन क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर फोटोन न्यूट्रल पार्टिकल है बाबू, अगर फोटोन न्यूट्रल पार्टिकल है, इसका मतलब कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता और न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसके ऊपर किसी का इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये इस फोटॉन्स की खासियत है। साथ में देखना, एक एक चीज सुनते जाना फोटॉन्स के बारे में, मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। साथ में हम बात करते हैं फोटॉन के मोमेंटम की बात करते हैं। फोटॉन का मोमेंटम, तो फोटॉन की अगर हम मोमेंटम की बात करें तो इसका फार्मूला पहले से ही आपको पता है कि फोटॉन का मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम होता है P = h/λ, P = h/λ होता है, P = h/λ, ठीक है, जहां पे h क्या है? लेंथ कांस्टेंट है और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, ठीक है। साथ में हम बात करते हैं इस फोटॉन्स के बारे में, तो इस फोटॉन्स का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, वही होता है किसका? इसके मोमेंटम का भी। क्लियर है? तो मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन लगभग सेम होता है, बिहेवियर सेम होता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। साथ में और अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, फोटॉन्स के बारे में, तो फोटॉन्स हैज एनर्जी, ठीक है, फोटॉन्स हैज एनर्जी, जो कि स्टार्टिंग में मैं आपको बताया हूं, फोटोन हैज एनर्जी। वो एनर्जी कितनी होती है? E = h/ν, ठीक है। इसका दूसरा फार्मूला भी होता है hc/λ। क्लियर है? ये कहां से आया? तो आपको पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? ν × λ होता है, ठीक है, जहां पे वेलोसिटी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है c ν λ। देन न्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो? न्यू इक्वल टू लिख सकते हो c/λ, ठीक है। इसी न्यू के जगह पे उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया, तो क्या आया? hc/λ आ गया। क्लियर है? ये है पूरा का पूरा फोटॉन्स की एनर्जी। अब आइए थोड़ा सा इसके कुछ फार्मूले पे ध्यान देते हैं। अब यही फार्मूले के द्वारा आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे, ठीक है। मैं पहले बता दूं, मैं जेई लेवल का दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा नया आपको लगेगा ये चैप्टर। क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो एनर्जी है, फोटॉन्स की एनर्जी है, वो हमारा है hc/λ। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फोटॉन का मोमेंटम होता है P = h/λ। देन h/λ = P है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दे तो क्या मिलेगा? E = P × C, E = P × C, ठीक। ये एक आपका फार्मूला मिला, E = P × C, ठीक है। इस फार्मूले को लेके आगे बढ़ना है और इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस फार्मूले में थोड़ा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि ये फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको एग्जांपल समझाते हैं कि जैसे मान लो कोई लाइट सोर्स है, कोई भी एक लाइट सोर्स है, हम बल्ब ले सकते हैं। कोई बल्ब है जिसका पावर मान लो है P, जिसका पावर है मान लो P, और ये कुछ ना कुछ वेवलेंथ का, लैम्डा वेवलेंथ का लैम्डा वेवलेंथ का लाइट क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। इस बल्ब का पावर P है, ठीक है, और ये लैम्डा वेवलेंथ का लाइट क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यह कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकेंड, ठीक है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है मीन्स कितना फोटोन प्रोड्यूस करेगा पर सेकेंड। फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। ये पर सेकेंड कितना फोटोन क्या करेगा? एमिट करेगा, ठीक है। इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। देन एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम। ये क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है। हम यहाँ पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो पर सेकेंड में कितना होगा? तो E = P × 1 पर सेकेंड कितना करेगा? P0 के बराबर। पर सेकेंड कितना करेगा? P0 के बराबर, ठीक है। और अगर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ फोटोन कितना एमिट होंगे, नंबर ऑफ फोटोन कितना एमिट होंगे, तो बाबू एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hc/λ। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hc/λ। क्लियर है? तो कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट होंगे? तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे इस,
n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लो 100 फोटोन निकल रहे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 1000 फोटोन निकल रहे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो आपको n के जगह पे नंबर्स ऑफ फोटोन रखते जाना है और इसकी एनर्जी पता चलती जाएगी। तो इससे ये साबित हुआ कि जो P0 है, P0 पर सेकेंड कितना आया, NHc/λ। ध्यान रहे ये फार्मूला पर सेकेंड के लिए है, ध्यान रहे ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब पर सेकेंड की बात करेंगे। ठीक है, तो P0 इज इक्वल टू NHc/λ। देन हम यहाँ लिख सकते हैं N इज इक्वल टू P0 λ अपॉन HC। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब क्या निकालना हो, नंबर्स ऑफ फोटोन निकालना हो, एमिटेड पर सेकेंड। जब नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना हो तब जाके ये फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कुछ नया लेक्चर आपको लग रहा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, तो बिल्कुल है। आप एनसीईआरटी को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। क्लियर, थोड़ा सा आपको ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू P0 λ अपॉन SC। याद कर लीजिए n इज इक्वल टू P0 λ अपॉन SC, जहाँ पे P0 पावर है, इसका सोर्स का पावर, बल्ब का पावर है, लैम्डा है वेवलेंथ। ठीक है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, c है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब इस फार्मूले का यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, पहले फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको आपके सामने ही रहे, आपके सामने रहे ताकि आपको समझ में आए। तो n इज इक्वल टू हम लिखते हैं P0 λ अपॉन HC। ये हमने एक फार्मूला लिख लिया। अब इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो कोई दो बल्ब है और दोनों बल्ब का पावर हम क्या कर ले, सेम कर ले। दोनों बल्ब का पावर क्या कर ले, सेम। मतलब इसको मान ले P1, इसको मान ले P2, देन P1 इक्वल टू P2। अगर किसी क्वेश्चन में दोनों बल्ब का पावर क्या दिया हो, सेम दिया हो, क्लियर है, तब इस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेश्चन को लिखा जाए तो क्या होगा, N1 इज इक्वल टू P1 λ अपॉन HC, N2 इज इक्वल टू P2 λ अपॉन SC। अगर इन दोनों को क्या ले लें, इन दोनों का रेशियो ले लें, तो इन दोनों का रेशियो लेने पे क्या आएगा, इन दोनों का रेशियो लेने पे क्या आएगा, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, पावर को हमने सेम लिया हुआ है, पावर को हमने सेम लिया हुआ है। जब पावर को आप सेम लोगे तो उस कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे, क्लियर है, कि जो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड हैं, ठीक है, वो भी आपके अलग अलग हैं। नंबर ऑफ फोटोन जो एमिटेड है वो भी आपके क्या हैं, अलग अलग हैं, क्लियर है। तो उस पर वेवलेंथ क्या होगा, λ1 λ2। ठीक है, मान लो ये दोनों बल्ब हैं, ये λ1 वेवलेंथ का लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ये λ2 वेवलेंथ का लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसको λ1 मान लिया, इसको λ2 मान लिया, और पावर क्या हमने सेम रखा है। तो आइए इसका रेशियो लिख देखते हैं। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो क्या लिखेंगे, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू P1 λ1 अपॉन HC, और रेशियो लोगे तो SC ऊपर चला जाएगा, और अपॉन P2 λ2। P1 P2 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर हमारा सेम है। SC से SC कट जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो क्या आया, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 आ गया। इसका मतलब कि जो नंबर्स ऑफ फोटोन है, ठीक है, और वेवलेंथ है, इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का दिख रहा है आपको, क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का दिख रहा है। ठीक, तो ये λ1 वेवलेंथ, वाइट लाइट कुछ भी आप ले सकते हो, वायलेट ले लो, λ2 की जगह पे कोई रेड लाइट ले लो, क्लियर है, और उसमें आपको क्या निकालने के लिए आ जाए, नंबर्स ऑफ फोटोन का रेशियो निकालने के लिए आ जाए, तो आसानी से इसी फार्मूले से निकाल सकते हो। तो हमने पावर सेम किया तो हमको ये फार्मूला मिला, और ये फार्मूला वैलिड है और ये क्वेश्चंस में यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन लगाते समय सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, कैलकुलेशंस की। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्लियर है। ज़्यादातर जब आप एटम न्यूक्लियाई में आगे बढ़ोगे, क्लियर है, तो आपको कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो कैलकुलेशंस के लिए मैं यही कहूँगा कि आप कैलकुलेटर का यूज ना करें, ठीक है, लगातार कैलकुलेशन हाथ से करें, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। नहीं तो कैलकुलेटर से करोगे तो एग्जाम में जाके फंस जाओगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला हम इसी फार्मूले में क्या मान के चलते हैं, इसी फार्मूले में हम अब मान के चलेंगे कि अगर हम n को ही सेम कर लें तो क्या, कि मान लो दोनों बल्ब से नंबर्स ऑफ फोटोन जो एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड वो एक बराबर एमिट हो रहे हैं। ठीक है, एक बल्ब से जितना फोटोन एमिट हो रहा है दूसरे बल्ब से भी उतना ही फोटोन क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फार्मूला हमारा क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं n इक्वल टू पी नॉट लेमडा अपान एस सी, नंबर ऑफ फोटोन सेम रखना है तो n1 इंटू बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं p1, यहाँ मान लेते हैं लेमडा 1, ठीक है। फिर n2 इक्वल टू p2 लेमडा 2 और अपान एस सी, इन दोनों का रेशियो लेके चलेंगे तो n1 अपान n2 इक्वल टू क्या होगा p1 लेमडा 1 अपान एस सी, डिवाइड करोगे तो एस सी ऊपर जाएगा और आएगा p2 लेमडा 2, ठीक है। एस सी से एस सी कैंसिल हो गया, ठीक है। और n1 n2 बराबर है, इधर आ गया 1, तो आपका क्या आया 1 इक्वल टू आया p1 लेमडा 1 अपान p2 लेमडा 2, p2 लेमडा 2 को इधर कर लो तो आया p1 लेमडा 1 इक्वल टू p2 लेमडा 2, तो इनका रेशियो क्या आया p1 अपान p2 इक्वल टू p1 अपान p2 इक्वल टू लेमडा 2 अपान लेमडा 1, ये आपका हुआ, ठीक है। जब नंबर ऑफ फोटोन को हम क्या कर लेंगे सेम कर लेंगे कि एक ही दो अलग अलग बल्ब से अगर नंबर ऑफ फोटोन सेम एमिट हो रहे हैं तो उसके लिए रेशियो क्या बनेगा। तो ये जो फार्मूले मैं लगातार निकाल रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग केसेस में, ठीक है, तो ये फार्मूले ही आपको हेल्प करेंगे क्या लगाने के लिए, न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। तो ध्यान रहे, इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या किसी भी चैप्टर्स में, ठीक है, तो जेई निकलने वाला नहीं है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका। चलिए आइए हम अगला बात करते हैं कि इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। इस पे न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछा गया है, मोमेंटम कंजर्वेशन पे, फोटोन के मोमेंटम कंजर्वेशन पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो उस पर मैं एक एग्जाम्पल आपको दे के समझाता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, आसानी से समझ जाएंगे कैसे। मान लो कोई हाइड्रोजन एटम है, मान लो कोई हाइड्रोजन एटम है जो कि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, कोई हाइड्रोजन एटम है जो कि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। साथ में कोई फोटोन है जो कि सामने से चलता आ रहा है किसी मोमेंटम से, क्लियर है, और इससे आके यहाँ पे टकरा जाता है, क्लियर है। तो क्या होगा, जब हाइड्रोजन v वेलोसिटी से चला, हाइड्रोजन का एटम v वेलोसिटी से चला और सामने से फोटोन भी आ रहा है किसी वेलोसिटी से, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो याद रखिएगा उस कंडीशन में क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब द फोटोन्स एनर्जी, हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, फोटोन को स्टॉप कर देगा, फोटोन को रोक देगा, फोटोन स्टॉप, फोटोन को रोक देगा। उस कंडीशन में हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कि होता है P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल में इसका मोमेंटम लेके चलेंगे, ठीक है, तो कोलिजन के पहले का मोमेंटम, कोलिजन के बाद का मोमेंटम, ठीक है। तो याद रखिएगा P इनिशियल क्या होगा हमारा, तो हो गया हमारा P इनिशियल किसका, हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम, तो क्या होगा m इंटू भी, ठीक है, इसका मास, इसके वेलोसिटी m इंटू भी, और साथ में इसका मोमेंटम क्या होता है, तो फोटोन का मोमेंटम, अभी आपको मैंने बताया कि फोटोन का मोमेंटम होता है क्या, h अपान लेमडा, फोटोन का मोमेंटम होता है h अपान लेमडा। तो चूंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए इसको लिखेंगे माइनस h अपान लेमडा इक्वल टू P फाइनल क्या है, तो ये तो यहाँ पे स्टॉप हो गया ना, रुक गया ना, तो इसकी एनर्जी फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, तो 0 प्लस 0, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो एम भी इज इक्वल टू एच अपान लेमडा, देन भी इज इक्वल टू एच अपान एम इंटू लेमडा, भी इज इक्वल टू एच अपान एम इंटू लेमडा। इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नहीं पता है, फोटोन किस वेलोसिटी से आ रहा है ये हमें नहीं पता है, मान लो, ठीक है, या मान लो हमें हाइड्रोजन एटम की ही वेलोसिटी निकालनी है, क्लियर है। तो अगर हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी, इसमें तो वेलोसिटी है ही नहीं, ये तो मान लो किसी p मोमेंटम से आ रहा है, तो हाइड्रोजन जो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्चुअली में हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, सॉरी टू से दैट कि इसका वेलोसिटी नहीं, हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें मालूम नहीं दिया हुआ है और हमें निकालना है, तो ये कॉन्सेप्ट आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक था फोटॉन्स की बात, मतलब नेचर ऑफ पार्टिकल्स की बात, ठीक है, इस चैप्टर में। अब आगे हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में और अगला टॉपिक हमारा है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है थोड़ा इसको समझेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो आपने इसका बेसिक लेक्चर सुना ही होगा कि कोई भी मेटल शीट लेंगे, अगर हम कोई भी मेटल लेते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम एक मेटल लें और इस मेटल्स के ऊपर कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराएं, ठीक है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ऐसी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होनी चाहिए जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, ठीक है। तो मान लो इसकी एनर्जी है हमारी E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। इस एनर्जी के लाइट को हम गिरा रहे हैं, मतलब फोटॉन्स को गिरा रहे हैं, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स को गिरा रहे हैं, क्लियर है। लाइट को गिराने का मतलब नंबर्स ऑफ फोटॉन को गिराना, ठीक है। तो क्या होगा, जो मेटल का अपर सरफेस का इलेक्ट्रॉन होगा, जो मेटल का अपर सरफेस का इलेक्ट्रॉन होगा, इस आने वाले एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बस इसी फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। साथ में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं बाबू, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या भी वेलोसिटी से भागता है, बहुत तेजी से, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जब ये भी वेलोसिटी से भागेगा बहुत तेजी से तो यह करंट भी प्रोड्यूस करेगा, यह करंट भी प्रोड्यूस करेगा। तो इससे बनने वाले करंट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट भी कह सकते हैं, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल फेनोमेनन हुआ क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा सा इसको ध्यान से अगर हम देखें तो जो भी यहाँ एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, वह पूरा का पूरा मेटल के साथ हो रहा है, पूरी एक्टिविटी मेटल के साथ हो रही है। और किसके द्वारा हो रही है, तो फोटॉन्स के द्वारा हो रही है। ये कुछ एनर्जी लेके आया, मेटल के शीट पे गिरा, मेटल के सरफेस वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तुरंत क्या हुआ, वो एमिट मतलब बाहर निकल गए, क्लियर है। और उसी इलेक्ट्रॉन्स को हमने कहा फोटो इलेक्ट्रॉन, इसके द्वारा जो बनने वाला करंट है उसको बोला फोटो करंट, ठीक है। और इस पूरे फिनोमेनन को हमने बोल दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला। अब इसमें दो वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, इस पूरी घटना में दो वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। एक होगा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, एक होगा काइनेटिक एनर्जी, एक होगा काइनेटिक एनर्जी। साथ में वर्क फंक्शन के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। तो सबसे पहले हम वर्क फंक्शन को समझते हैं बाबू, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्क फंक्शन को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, मान लो इस मेटल के अपर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे तैयार नहीं है कि कोई आया एनर्जी खट से कूद के बाहर निकल गए, नहीं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी किसी के द्वारा अट्रैक्टेड हैं, पुल हैं, किसके द्वारा, इस मेटल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एटम हैं, उनके द्वारा इनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स भी लगा हुआ है, क्लियर है। तो इनको कोई बाहर से भी खींचा हुआ है, इनको बाहर निकलने देगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी गिराते हैं, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराते हैं। अब इसी एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने में इसे वर्क डन करना पड़ता है, बाहर निकलने में इसे वर्क डन करना पड़ता है। किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है, तो इनके अपने, इस मेटल के अपने अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट, जो कि इसके जो मेटल्स के जो एटम्स हैं वो इसके ऊपर अट्रैक्टिव पुल लगाए हुए हैं ना, तो इसके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ रहा है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, क्लियर है। ये जो मिनिमम एनर्जी है यही हमारा क्या है, वर्क फंक्शन है। तो जितना मिनिमम एनर्जी खर्च करेगा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए और उसके द्वारा जो भी वर्क डन किया जाएगा वही हमारा क्या होगा, वर्क फंक्शन के बराबर होगा, जिसको हम लोग फाई कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये वर्क करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन वर्क करेगा तो वर्क करने में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी की भी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, न्यू नॉट मान लेते हैं और प्लैंक्स कांस्टेंट एच न्यू। तो एच, तो फाई इक्वल टू क्या हुआ, एच न्यू नॉट। ये हमारा वर्क फंक्शन का क्या हुआ, फार्मूला हुआ, ठीक है, जिसका यूनिट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चल सकते हैं।
तो हर एक मेटल का अपना वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, और उसी वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर उसे एनर्जी नहीं मिली तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन अंदर है जब उसे बाहर से एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन टक्कर मारते हुए ऊपर की तरफ जाता है। तो उस हर एक टक्कर में वो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या कर देता है, अपनी खर्च कर रहा है। हर टक्कर में कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च कर रहा है और यही एनर्जी क्या है, इसके द्वारा किए गए वर्कडन के बराबर है, ठीक है। इसी वर्कडन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन कह रहे हैं। क्लियर है? तो एक एनर्जी को मिनिमम, एक इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है, बाहर निकलने के लिए। तो जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए वर्कडन करने के लिए ताकि वो मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाए, वही हमारा वर्क फंक्शन है, phi = h/0, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही इसके पास कुछ एनर्जी बची होगी। जो अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होता है बाहर निकलने के लिए, तो वो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी क्या करते हैं, खर्च करते हैं बाहर निकलने के लिए। और जब बाहर निकले तो जो एनर्जी बचेगी, ठीक है, तो ये एनर्जी कहां से बच रही है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक नंबर देके समझाता हूं। मान लो हमने एनर्जी दिया 8 यूनिट, हमने टोटल एनर्जी कितना दिया, 8 यूनिट दिया। इलेक्ट्रॉन ने 3 यूनिट खर्च कर दिया बाहर निकलने में, तो बाकी कितना बचा, 5 यूनिट। ये जो 5 यूनिट एनर्जी है, इसी एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से भागेगा। तो यही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटोन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ठीक है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटॉन्स की क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या बन जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, आपने एनर्जी दिया था E, ये टोटल एनर्जी किस में खर्च हो गया, एक वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हुआ E-5, इसी इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का इक्वेशंस बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये काइनेटिक एनर्जी है, यही हमारा क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। क्यों, क्योंकि इसको क्या मिला, मैक्सिमम वेलोसिटी मिला है। क्यों, मिनिमम एनर्जी खर्च किया, मैक्सिमम एनर्जी बचा लिया, ठीक है, और उसी एनर्जी का यूज करके वो बहुत तेजी से भाग रहा है। क्लियर है? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर सपोज करो कि कोई नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, और वो इतना ही वर्क करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और बाहर वो निकलता है, तो जो ठीक उसके नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसका हो सकता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी न हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि वो 5 यूनिट खर्च कर दे बाहर निकलने में और 3 यूनिट बचे इसके पास काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए नंबर पे समझा रहे हैं कि मान लो जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, वो 5 यूनिट खर्च कर दिया बाहर निकलने में और बाकी 3 यूनिट बच गया काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह क्या होगी, लेस देन होगी E-5 से, E-5 से, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसमें बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो ध्यान दीजिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ भी कहते हैं, ठीक है, कि वह एक कट ऑफ निकलता है ना, जैसे एग्जाम का एक कट ऑफ निकलता है कि इससे अगर कोई नंबर पाया हुआ है तो उसका सिलेक्शन होगा, उससे नीचे वाले का नहीं होगा। क्लियर है? उसी तरीके से इसके पास भी क्या है, एक मिनिमम एनर्जी है कि वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है मेटल सरफेस से, तो उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम वेवलेंथ को कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और आपको पता ही है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है उसका वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है जी। ये आपने पढ़ाई होगा, समझे? तो आपने ये रूल देखा होगा, विब ग्योर, ठीक है। अब नीचे से ऊपर जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी घटती है, और ऊपर से नीचे आते हो तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है। तो जिसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसका ही मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है कि वह एक कट ऑफ है कि उतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। बिलो दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन कांट बी इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर है? इसलिए उस बिलो फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको समझाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, और साथ में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो इक्वेशंस दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के बारे में, वो इक्वेशंस भी आपके सामने है, k = E-5। अगले लेक्चर में हम लोग इसी तरीके से लेके आएंगे, ठीक है, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर, ठीक है, ताकि आपको जेई में हेल्प मिल सके इसके ऊपर, ठीक है। और साथ में इस टॉपिक पोटेंशियल की भी बात करेंगे, उसमें जो 3-4 ग्राफ आते हैं उन ग्राफ पे भी बात करेंगे, ठीक है। साथ में आपका इस पे जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका क्या होगा डी ब्रॉगली का एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे और इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ सर ये जेई लेवल का है, ठीक है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो पे प्यार दिखाइए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम और अलग एनर्जी से आपके लिए और सारे कंटेंट लेके आ सके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।